सिपाहियों को लेकर सैन्य टुकड़ी बनाने से भी ज्यादा मुश्किल था ऐसे लोगों को संभालना जिनके विचार आपस में नहीं मिलते हों। और माहौल जब विश्व युद्ध का हो तो कहना मुश्किल हो जाता है कि किसके विचार कितने सही हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय सिपाही आपस में ही लड़ने के लिए आमने सामने होने वाले थे। जर्मन मेजर जनरल ने भारतीय सिपाहियों को आदेश दिया कि बंदूकें उठाएं, निशाना साधें और गोली चलाएं। ये इन 6 सिपाहियों के लिए इसलिए मुश्किल था क्योंकि जिन पर गोलियां चलानी थी उनमें से एक सरदार था जिसकी दाढ़ी लहरा रही थी और दूसरा शायद अपनी नमाज पढ़ रहा था या दुआ में कुछ बुदबुदा रहा था। गोलियां चली, फिर इशारा हुआ और गोलियां उन दोनों पर दोबारा बरसी। दोनों जमीन पर गिरे और उनका शरीर खून से सराबोर हो गया। कहना मुश्किल था कि किसके खून से जमीन कितना सनी थी। कुछ देर तक दूसरे सिपाही वहां खड़े रहे और फिर चले गए। किसी को दुख हुआ और किसी को फर्क भी नहीं पड़ा। यहां सुभाष भी थे और उनकी सेना के सिपाही भी। ये नाजियों की तरफ से एक सजा थी। यहां कप्तान गुरबचन मंगत सुभाष के सामने आए। क्या हमें यह सब करने की जरूरत थी? इनकी सजा कुछ और भी हो सकती थी। इनकी गलती तो सिर्फ इतनी ही थी कि ये भावनाओं में बह गए थे। तो क्या इसके लिए किसी को मौत देना सही सजा हो सकती है? मैं समझ सकता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन अनुशासन को देखते हुए ये भी जरूरी है। और अगर हमने इन्हें आज माफ कर दिया होता या सजा में नरमी बरती होती तो इससे दूसरों को बढ़ावा मिलता। ये ध्यान रखो कि अभी हमारी टुकड़ी छोटी है, लेकिन सोचो अगर 50,000 की टीम हुई तो कैसे संभालोगे? इस सवाल पर गुरबचन ने कोई दूसरा सवाल नहीं किया। उसने ओहदे का ख्याल रखा या वाकई में उसके पास कोई सवाल नहीं था, ये कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन जिन 2 लोगों को मौत मिली उनकी गलती भी ऐसी थी जिसकी वजह से सैन्य टुकड़ी में मतभेद ने आतंकी रूप ले लिया था। और इसकी शुरुआत हुई थी इब्राहिम से। 1939 में जब इब्राहिम ने सुभाष को पेशावर में बोलते हुए सुना तो काफी प्रभावित था। लेकिन 1941 में जब वो दोबारा उनसे मिला तो इब्राहिम एक युद्धबंदी था जिसे उत्तरी अफ्रीका में अफ्रीका कॉर्प्स ने बंदी बनाया था। यह ब्रिटिश सेना को हार मिली थी जिसमें भारतीय सिपाही ज्यादा थे। इस परिस्थिति में इब्राहिम को सुभाष की वो बातें ज्यादा सही लगी जो उसने पहले पेशावर में सुनी थी। उसे महसूस हुआ कि सुभाष के विचार जिन्ना से कितने अलग थे। इब्राहिम को यकीन हो गया था कि सुभाष कभी एक हिंदू होकर किसी मुस्लिम से बात नहीं करते, इसलिए गैर मुल्क में भारतीय सेना बनाने की मुहिम में इब्राहिम भी सुभाष से जुड़ गया। शिविर में उसने अपनी बिरादरी के कई लोगों को समझाया कि कैसे एकजुट होकर हम अपनी आजादी के लिए लड़ सकते हैं। वो धार्मिक रूढ़िवादिता के खिलाफ बोलता और तमाम ढकोसलों को छोड़ने के लिए उकसाता। इसके लिए उसे विरोध के साथ धमकी का भी सामना करना पड़ रहा था। लेकिन एक रात उसके बिरादरी के दर्जन भर कट्टर विरोधियों ने उसे घेर कर जान से मार दिया। पूछताछ हुई और बहुत ही सख्त तरीके से। कुछ ने पिघलकर सरकारी गवाह बनने की बात कही ताकि मामला सुलझ जाए। लेकिन अगले ही दिन किसी पूछताछ के दौरान एक सिख सिपाही के साथ उसी कट्टर गुट की तीखी बहस हो गई। बहस धार्मिक मुद्दे को लेकर थी, इसलिए माहौल गर्मा गया और बात हाथापाई से खून खराबे तक पहुंच गई। इससे पहले कोई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी पहुंचता, उस सिख सिपाही ने अपना कृपाण निकाला और 2 लोगों पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। और उस समय जर्मन सैन्य व्यवस्था के तहत नियम था कि ऐसे मामलों में सजा सिर्फ मौत होगी। किसने किसको भड़काया ये मायने नहीं रखता, और इसलिए उस सिख सूबेदार मेजर को मौत की सजा हुई। जिन सिपाहियों को गोली चलाने के लिए चुना गया था उनमें हिंदू, मुस्लिम और सिख भी शामिल थे। इसके पीछे मकसद सिर्फ इतना था कि धार्मिक भेदभाव या अलगाव को मौका नहीं मिले। लेकिन ये सब यहाँ इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला था। इस बार गोली चलाने वाले उन सिख सिपाहियों में से एक की हत्या हो गई। अभी तक इब्राहिम के हमलावरों को सजा नहीं हुई थी।
ऐसे में कर्ट क्रैप ने मामला अपने हाथ में लिया, जिसका नतीजा सख्त निकला। 2 दिन के अंदर ही इब्राहिम के कातिल, जो कि एक मुस्लिम सिपाही था, और उस सिख सिपाही को मारने वाले दूसरे सिख सिपाही का पता चल गया। इन्हीं दोनों को सजा दी गई थी, जिसके बाद गुरबचन ने सुभाष से सवाल किया था। इन दोनों को सजा देने के लिए भी जो सिपाही चुने गए थे, उनमें हिंदू, मुस्लिम और सिख को रखा गया था। और ऐसा नहीं था कि मौत की सजा एक बार में सुना दी गई थी। इस सजा की समीक्षा भी खुद सुभाष ने की थी और उन्होंने सजा को कायम रखा। हालांकि गुरबचन के साथ बाकी सिपाहियों को लगता था कि इतनी सख्त सजा के बगैर भी बैरक में शांति बहाल हो सकती थी, लेकिन सुभाष ऐसा नहीं सोचते थे। और इसी का नतीजा था कि इस शिविर में मौजूद लोगों ने देखा कि अब तक 8 लोगों की मौत और दर्जन भर लोगों को जेल की सजा हो चुकी थी। इन मामलों के रफा दफा होने के बाद जब एक दिन कर्ट और सुभाष सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे थे, तब एक बात थी जो कर्ट को खटक रही थी। दरअसल सुभाष सिपाहियों की ट्रेनिंग से ज्यादा उनके रहन सहन, खान पान, रसोई घर और प्रार्थना की सुविधा के लिए पूछताछ कर रहे थे। सुभाष के ऐसा करने पर कर्ट काफी उत्सुक थे और वजह उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। सुभाष इस चीज को भांप गए और उन्होंने खुद ही इस बात का जवाब दिया। ये वो सिपाही हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन ने तैयार किया है। ये सिपाही जर्मन, जापानी, इटालियन सभी से लड़ेंगे, और क्या बर्मा या इराक, हर कहीं लड़ेंगे सिवाय भारत में और भारत के लिए। तो क्या रसोई घर जैसी जगहों से तुम इनमें कुछ बदलाव लाना चाहते हो? बिल्कुल। भारत में किसी को भी बांटने या जोड़ने में रसोई घर की अहमियत खास होती है। भारतीय सिपाही सूझबूझ और ताकत से पूरी तरह सक्षम है, लेकिन पारंपरिक तौर पर इन्हें बहुत कुछ सीखने और भूलने की जरूरत है, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल है। इन्हें अभी तक अपने ही लोगों के बीच खाते पीते और रहने की आदत है। इन्हें अलग होकर अपनी मान्यताओं को निभाने की सीख दी गई है, क्योंकि ब्रिटिश रेजिमेंट ऐसे ही काम करती है। तो फिर तुम वैसे ही क्यों नहीं चलाना चाहते? जब सिपाहियों को इसकी आदत है तो तुम क्यों अलग चल रहे हो? क्योंकि मैं इन्हें भविष्य के लिए अखंड भारत की सेना बनाना चाहता हूँ, जो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक भारत की आजादी की रक्षा करेंगे। ऐसे भारत में सबको एकजुट रहना होगा, और इसके लिए जरूरी है कि ये सब एक ही रसोई घर में मिलजुल कर खाना बनाएं, साथ में खाएं और एक दूसरे को खिलाएं, एक साथ मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हर किसी को बराबर की नजर से देखें। हथियारों की लड़ाई के अलावा दिमागी तौर पर भी लड़ना जरूरी है, और ब्रिटिश शासन जिस सोच के तहत काम करती है उसमें बंटवारा और अलगाव ज्यादा है। इस बात पर कर्ट ने भी मुस्कुराकर सहमति जताई। जर्मन शासक भी मानते थे कि भारत पर अब तक अंग्रेजों का हावी रहना ये सैन्य बंटवारा ही है। सुभाष भी अच्छे से जानते थे कि यहाँ से दूर भारत में अभी भी कुछ लोग बंटवारे की हिमाकत में लगे होंगे। अब जब लड़ाई अपने अगले चरण की तरफ बढ़ रही थी, ऐसे में सुभाष के अलावा कर्ट क्रैप जर्मनी में जापानी दूतावास, लेफ्टिनेंट जनरल हिरोशी ओशिमा और जर्मन विदेशी मंत्री रिबेनट्रॉप के लिए सिपाहियों की संख्या सबसे बड़ी चुनौती थी। वो सभी इस बात पर सहमत थे कि अगर 1 लाख से कम सिपाही हुए तो लड़ाई आसान नहीं होगी और जीत मुश्किल है। हालांकि उनके पास जीते जागते उदाहरण थे, लेकिन वो कदम आगे रखने से पहले अपनी शक्ति पर विचार करना चाहते थे। ऐसे में जब क्रैप ने पैदल सेना के साथ हवाई हमले की बात कही, तो सुभाष ने उनका कड़ा विरोध किया। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी बेगुनाह नागरिक की जान नहीं लेनी है। जो वॉर्सो या बेलग्रेड में हुआ था, सुभाष वही सब भारत में नहीं होने देना चाहते थे। सभी जानते थे कि जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तब ब्रिटिश सेना में 2 लाख सिपाही थे, जिनमें 44,000 ब्रिटिश थे। लेकिन 1941 के अंत तक उन्होंने हर महीने 50,000 सिपाहियों की नियुक्ति की, और आज उनकी ताकत 10 लाख सिपाहियों तक पहुंच चुकी है। तो फिर इतनी बड़ी सेना से कैसे टकराएंगे सुभाष और उनके बाकी सिपहसालार?